Hi everyone, hope you are doing good. Today we'll see education system in ancient and medieval India. This lecture is presented to you by me Priyadarshana Jain. तो एंशंट इंडिया और मिडवल इंडिया में एजुकेशन सिस्टम कैसा होता था उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। वैदिक पीरियड में जैसा हमें पता है गुरुकुल परंपरा हुआ करती थी, जिसमें टीचर्स जो होते थे उन्हें गुरु कहा जाता था और शिष्य जो होते थे उनके बीच में एक अजीब सा संबंध होता था। इसे कहते थे डोमेस्टिक स्कूलिंग। जो शिष्य होते थे उन्हें गुरु के साथ उनके घर में जाके रहना होता था और वहाँ पर वो रहकर पढ़ाई करते थे और वहाँ पर सीखते थे। पर्सनल अटेंशन उन्हें टीचर्स का मिलता था और ये जो शिष्य होते थे ये सब आपस में पूरे काम को डिवाइड कर लेते थे और जो गुरु थे उनके भी डे टू डे वर्क्स में उनकी हेल्प करते थे और इस तरीके से सारा काम खुद से करना होता था और जो लाइफ स्किल्स होती हैं उनको वो सीखते थे। तो एजुकेशन जो है वो एक तरीके से प्रिविलेज हुआ करता था अपर कास्ट का, ये भी एक फैक्टर है। लोअर कास्ट के लोगों को अलाउड नहीं था एजुकेशन प्राप्त करना। लर्निंग जो है वो गुरु और शिष्य के बीच का संबंध था, तो उनका एक प्राइवेट मैटर था, इसलिए इसे गुरु शिष्य परंपरा कहा जाता था। तो गुरु जो चाहे स्वतंत्रता से शिष्य को सिखा सकते थे। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग बिगेन विद रिलीजियस सेरेमनी। उपनयना करके एक सेक्रेट थ्रेड सेरेमनी होती थी, इसी के थ्रू उनकी लर्निंग जो है वो स्टार्ट होती थी। फिर जब एजुकेशन खत्म हो जाती थी तो वो गुरु दक्षिणा देते थे। गुरु दक्षिणा का मतलब होता है सम डोनेशन और सम गिफ्ट टू द गुरु, और इस तरीके से जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता था। और जनरली ये सारी चीज़ें ओरल ही होती थी, बाद में कुछ रिटर्न फॉर्म वहाँ पे एग्जीक्यूट होने लगे। बट स्टार्टिंग में जैसे वैदिक एजुकेशन के अंदर संस्कृत यूज़ होती थी, फिर बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम आया तो पाली यूज़ होने लगी। इस तरीके से लैंग्वेजेस के वेरिएशन स्टार्ट हुए, बट बेसिकली संस्कृत यूज़ की जाती थी। और वेद, धर्मशास्त्र, लॉजिक, मेटाफिजिक्स, ग्रामर, इन सब चीज़ों की पढ़ाई उसमें करवाई जाती थी। तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं ये कवर किए जाते थे। और उस समय एजुकेशन जो है उसका एम ऐसे मतलब नहीं होता था कि एजुकेशन के थ्रू कोई अर्निंग होगी, या जैसे आज वोकेशनल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है, हम एजुकेशन प्राप्त करते हैं तो उसके बहुत सारे अलग अलग आयाम होते हैं। वैसा नहीं था। एजुकेशन का जो एम था वो प्योरली रिलीजियस होता था। इट वॉज टू रियलाइज द सुप्रीम एंड अचीव द कॉन्शियसनेस। तो वो जो आत्मा और ब्राह्मण का जो सिद्धांत हमने देखा था हिंदुइज्म में, तो उस सिद्धांत के अंदर आत्मा और ब्राह्मण को रियलाइज करने के लिए एजुकेशन प्राप्त की जाती थी। स्पिरिट ऑफ पायटी एंड राइटियसनेस, सही नॉलेज लेने के लिए, सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए एजुकेशन होती थी। प्रिजर्वेशन एंड स्प्रेड ऑफ एंशिएंट कल्चर, अपनी कल्चर जो है उसको प्रिजर्व करना, उसको जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करना, ये एजुकेशन का एम हुआ करता था। फिर स्पिरिचुअल पावर्स जो हैं और इस तरीके की और मॉरल पावर्स जो होती हैं उनको इंडिविजुअल इंसान के साथ जो है वो जोड़ना, ये सारी चीज़ें भी एजुकेशन का एम होती थी। फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी डेवलप करना, फॉर्मेशन ऑफ गुड एंड मॉरल कैरेक्टर। मतलब ऐसा नहीं है कि जो गुरु है उनका फिर शिष्य के किसी पर्सनल मैटर से भी रिलेशन नहीं रहेगा, तो ओवरऑल उसके पूरे कैरेक्टर को बिल्डअप करना गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। सोशल ड्यूटीज़ उसे निभाना चाहिए, सिविक ड्यूटीज़, ये सारी चीज़ें भी उसके अंदर इनकलेट करना। फिर बेसिक सोसाइटी की जो वैल्यूज़ होती हैं वो उसके अंदर इनकलकेट हो, ये सारी चीज़ें, उसका एटीट्यूड डेवलप हो, उसके अंदर डिग्निटी ऑफ लेबर डेवलप हो, ये सारी जिसे हम कहते हैं सर्वांगीण विकास, मतलब एक मल्टी फेसेटेड पर्सनालिटी जो है वो बन के निकलती थी। तो एजुकेशन का एम बहुत ज़्यादा ब्रॉड था वैदिक पीरियड के अंदर। और मौर्य पीरियड में आते हैं। मौर्य पीरियड में चूँकि थोड़ा अर्बनाइजेशन स्टार्ट हो गया था फिर से, तो जो अर्बनाइजेशन की वजह से जो नई नई कम्युनिटीज़ जन्मी, मर्सेंटाइल कम्युनिटी का जन्म हुआ, सेंटर्स ऑफ ट्रेड बने सिटीज़ वगैरह, तो उसकी वजह से एजुकेशन को काफ़ी एक डिफरेंट मोड मिला। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि थोड़ा वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट हुई। जो व्यापारियों के ग्रुप होते थे जिन्हें गिल्ड्स कहते थे, तो गिल्ड्स जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड करने का भी काम करते थे। उसमें वो लोग टेक्निकल एजुकेशन, माइनिंग, मेटलर्जी, कारपेंट्री, वीविंग, डाइंग, ये सारी टेक्निक सिखाते थे, जिनको सीख करके कि लोग ट्रेन होकर के अपना काम और बिजनेस कर सकें। तो
वहाँ पर फिर बिल्डिंग और आर्किटेक्चर में भी नया नया चेंज आने लगा, तो वो सब भी लोगों को सिखाया जाने लगा। एस्ट्रोनॉमी जैसे सब्जेक्ट को पेट्रोनाइज किया जाने लगा। फिर एस्ट्रोनॉमी के अंदर वही पोजीशन ऑफ स्टार्स, ओशियन के नेविगेशन में उनको हेल्प करते थे, इसलिए यूटिलिटेरियन होके जो बिजनेस कम्युनिटी होती थी वो इन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना और पढ़ाना पसंद करती थी। फिर वहाँ पर टाइम को लेकर के कुछ कॉस्मोलॉजिकल डिबेट्स स्टार्ट हो गई कि जो पास्ट है और जो प्रेजेंट है तो उसके अंदर क्या डिफरेंसेस है और किस तरीके से एस्ट्रोनॉमी और कॉस्मोलॉजी डेवलप हुई हैं, तो इसे कहा जाता है काल चक्र। तो काल चक्र को लेकर कुछ कुछ डिबेट्स जो है वो इस पीरियड में स्टार्ट हो जाती है, मौर्य पीरियड में। उसके बाद मौर्य पीरियड के अंदर आपको मेडिकल नॉलेज भी जो है वो काफ़ी अच्छे से स्टार्ट हुआ था। तो उसमें आप देखिए मेडिसिन में हमने चरक संहिता के बारे में पढ़ा था, वो भी इसी काल का है। तो चरक संहिता के थ्रू चरक ने और आचार्य सुश्रुत ने सर्जरी के थ्रू भी मेडिसिन का ज्ञान जो है वो इस पीरियड के अंदर अपने स्टूडेंट्स को देना चाहा। फिर चाणक्य इसी पीरियड में हुए, जिन्हें कौटिल्य कहा जाता है। चाणक्य हैज़ रिटन अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र के अंदर उन्होंने एक राजा की क्या ड्यूटीज़ होती हैं, एक किंग को किस तरीके से काम करना चाहिए, स्टेट और पीपल के बीच क्या रिलेशन होता है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई है। प्रिंस को किस तरीके की एजुकेशन लेनी चाहिए, उसे अपनी प्रजा को किस तरीके से उसका पालन पोषण करना चाहिए, ये सारी बातें अर्थशास्त्र के थ्रू चाणक्य ने बताई, एंड इट बिकेम अ पार्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। और जो उपनयन होती है, मतलब ये मैंने देखा था सेरेमनी होती है एजुकेशन स्टार्ट करने के लिए, तो जब उपनयन हो जाती थी किसी भी प्रिंस की, तो उसके बाद वो सबसे पहले 4 वेदों की स्टडी करते थे और फिर लॉजिक, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और इन सारे सब्जेक्ट की स्टडी वो करते थे। तो बेसिकली मेन फोकस उनका लाइफ स्किल के ऊपर होता था कि एजुकेशन जो है वो लाइफ स्किल बेस्ड होनी चाहिए। द करिकुला इन द रामायण फॉर द प्रिंसेस वाज धनुर्वेद, नीतिशास्त्र, शिक्षा ऑफ एलिफेंट्स, ये सारी चीज़ें जो रामायण से भी कुछ एपिसोड्स निकल के आते हैं, वहाँ से कुछ लेख निकल के आते हैं। आलेख्या और लेख्या पेंटिंग्स और राइटिंग्स के फॉर्म होते थे। देन तैरना और लांघना, मतलब जो एथलेट्स की एक्टिविटीज़ होती थी वो सारी। तो बहुत सारी कलाएं एक्चुअली इंक्लूड हो जाती थी जब मौर्य पीरियड के अंदर गुरुकुल परंपरा में एजुकेशन दी जाती थी। उसके बाद आया गुप्त पीरियड। तो गुप्त पीरियड के अंदर जैन और बुद्धिस्ट सिस्टम में एजुकेशन स्टार्ट हुआ, एक काफ़ी डिफरेंट डायमेंशन वहाँ पर आया। एनालिटिक्स स्टार्ट हुए, डिबेट्स स्टार्ट हुई, और इसकी वजह से ओरल मेथड जो है उससे ही लर्निंग स्टार्ट होती थी। धीरे धीरे वो लिटरेरी टेक्स्ट वहाँ पे डेवलप होने लगे। तो स्पेशली बुद्ध के अंदर जैसे पाली लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, वैसे ही जैन स्टार्टेड यूजिंग प्राकृत लैंग्वेज एंड दे स्प्रेड द एजुकेशन। और इंडिया के अंदर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ जैसे नालंदा है, तक्षशिला है, वो इतनी अच्छे से डेवलप हुई थी कि साउथ ईस्ट एशिया और बाहर से स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ने आते थे। फाइयान द फिलोसोफर, ही केम इनटू दिस पीरियड टू पाटलिपुत्र, और उसने पाटलिपुत्र में आकर के स्टडी की। और वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, उज्जैन, नासिक, ये सारे सेंटर्स ऑफ लर्निंग बन गए थे गुप्त पीरियड के अंदर। जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे वो वेदांत, फिलोसफी, पुराण, लॉजिक, एस्ट्रोनॉमी, यही सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। संस्कृत कोर्ट लैंग्वेज हुआ करती थी, और जैसे मैंने बताया जैन्स स्टार्टेड यूजिंग संस्कृत एंड देन दे शिफ्टेड टू प्राकृत, क्योंकि प्राकृत लोगों को ज़्यादा समझ में आती है अच्छे से। तो कुछ संस्कृत लिटरेचर हैं, जैन लिटरेचर लाइक आदि पुराण एंड यश तिलका, तो ये एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए थे और एजुकेशन इनके थ्रू इम्पार्ट की जाती थी। फिर जैन और बुद्धों ने अपनी अपनी लाइब्रेरीज बनाना स्टार्ट की, उसमें वो ग्रंथों को रखते थे इस तरीके से, पाम लीव्स को इकट्ठा करके, इन्हें वो ग्रंथ कहते थे, और इन लाइब्रेरीज के थ्रू उन्होंने एजुकेशन स्प्रेड करी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ गुप्त पीरियड में, जैसा हमें पता है कि जो हिंदुइज्म है वो काफ़ी हावी हो गया था बुद्धिज़्म और जैनिज्म पे, तो दे फोर्स देम टू एक्सेप्ट दैट बुद्ध एंड महावीर आर दी अवतार्स ऑफ विष्णु। सो बुद्ध व्हेन एक्सेप्टेड तो इतना डिक्लाइन नहीं हुआ, बट जैन्स डिनाइड एक्सेप्टिंग महावीर एज एनी अवतार, तो फिर जैनिज्म बहुत डिक्लाइन हो गया। तो बुद्धिज़्म जैनिज्म दोनों ही थोड़े थोड़े डिक्लाइन हुए थे, तो इसलिए एजुकेशन और लर्निंग भी उनकी जो है वो डिक्लाइन हो गई, और वहाँ पर उनके एजुकेशन सिस्टम को रिप्लेस किया मठों ने, जो मठ स्थापित किए गए थे ब्राह्मण्स के द्वारा, और उन्होंने जैन और बुद्ध एजुकेशन सिस्टम को एक पैरेलल एजुकेशन सिस्टम दिया था। उसके अंदर आश्रम व्यवस्था जो होती है, आश्रम्स इस्टेब्लिश किए जाते थे, और उन आश्रम्स के अंदर जो एजुकेशन दी जाती थी। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वुमेन भी एजुकेशन लेती थी गुप्त पीरियड में। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि एंशियंट पीरियड में ऐसे बहुत कम समय होंगे जहाँ पे वुमेन की पोजीशन अच्छी थी, तो गुप्त पीरियड वाज वन ऑफ देम। और वहाँ पर अग्रहार विलेजेस होते थे। अग्रहार इज़ द ग्रुप ऑफ विलेजेस विच हैड लर्नड ब्राह्मण्स हु वाज सपोर्टेड द रेवेन्यूज ऑफ दिस विलेजेस, मतलब उनके पास लर्न ब्राह्मण्स होते थे विलेजेस के पास, तो वो भी जो है एजुकेशन इम्पार्ट करने में हेल्प करते थे। टीचर्स जो हैं वो इतने मतलब अच्छे से डील करते थे कि
स्टूडेंट्स टीचर्स के नाम की वजह से अट्रैक्ट होकर आते थे। साउथ इंडिया में कॉलेजेस इस्टेब्लिश किए जाते थे, उन्हें घटिकास कहा जाता था। दे आर द कॉलेजेस अटैच टू द टेम्पल्स इमर्ज्ड एज न्यू सेंटर्स ऑफ लर्निंग। टेम्पल्स से अटैच होकर कॉलेज बनाए जाते थे। ब्राह्मण्स जो हैं दे वर एलिजिबल फॉर ऑल टाइप ऑफ एजुकेशन, और क्षत्रिय और वैश्य को भी कहीं कहीं पर एजुकेशन लेने के राइट्स थे। शूद्र जो है उनको कम्प्लीटली डिप्राइव किया जाता था। कास्ट सिस्टम एजुकेशन सिस्टम पे बहुत ज़्यादा हावी था। उसके बावजूद भी हम ये नहीं कहेंगे कि एजुकेशन सेक्युलर नहीं था, एजुकेशन ऑब्वियसली सेक्युलर था, लेकिन कास्ट सिस्टम वहाँ पर रोल प्ले करता था, बिकॉज हिंदुइज्म में कास्ट सिस्टम रिलीजन का ही पार्ट है, सो बिकॉज ऑफ दैट। और उसके बाद आप देखेंगे चिल्ड्रन जो हैं वो वुडन बोर्ड्स वगैरह का यूज़ करते थे लिखने के लिए, तो थोड़ा बहुत एसेसरीज भी डेवलप की गई थी। फिर आयरन पिलर जैसे दिल्ली का है वो इसी पीरियड में डेवलप हुआ, तो उससे आपको ये अनुमान लग जाता है कि मेटलर्जी इस पीरियड में कितने अच्छे से डेवलप रही होगी। गुप्त पीरियड के बाद जब हर्ष का साम्राज्य आया, द रेन ऑफ हर्ष, देन एजुकेशन हर लेवल पर एनकरेज की गई। प्राइमरी लेवल पर जो एजुकेशन होती थी वो टेम्पल्स में, मोनास्ट्रीज में दी जाती थी, और हायर एजुकेशन जो है वो यूनिवर्सिटीज़ जैसे नालंदा, तक्षशिला वहाँ पर होती थी। वाहनसांग जो फिलोसोफर है वो इसी पीरियड में आया था, एंड ही स्टडीड बुद्धिस्ट स्कल्पचर ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो गुप्त पीरियड में भी एजुकेशन जो है वो बहुत अच्छे से फ्लरिश हुआ है। उसके बाद हम चलते हैं मिडिवल पीरियड पे। तो मिडिवल पीरियड में काफ़ी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक तो दिल्ली सल्तनत की जब स्थापना हो जाती है तो इस्लामिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन स्टैब्लिश होना स्टार्ट हो जाता है, तो इस्लामिक स्टडीज़ वहाँ पे अपना रोल दिखाने लगती हैं। फिर जो एजुकेशन डेवलप हुआ अब्बासीद के अंदर बगदाद में, तो वैसा ही एजुकेशन सिस्टम इंडिया में भी वो डेवलप करना चाहते थे। स्कॉलर्स आए कौन कौन सी कंट्रीज से, जैसे समरकंद है, बुखरा है, ईरान है, वहाँ से स्कॉलर्स बुलाए गए थे ताकि उन गाइड करें इंडियन एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस लाने के लिए। और अमीर खुसरो ने भी इसके अंदर काफ़ी सारे रोल प्ले किए हैं। ही हैड रिटन वेरी ब्यूटीफुल प्रोजेस एंड वेरी नॉलेजियस पोएट्रीज जो कि एजुकेशन सिस्टम को ऐड करके जाती थी। देन मुस्लिम रूलर्स ने अर्बन एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट किया और लाइब्रेरीज, लिटरेरी सोसाइटीज़ ये सब इस्टेब्लिश करवाई। उसके बावजूद भी हम ये नहीं कह सकते कि एजुकेशन बहुत अच्छे से फ्लरिश हुआ, बट येस दे वर्कड फॉर द एजुकेशन इन इंडिया। काफ़ी सारे नए इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर आते हैं। तो जो स्कूल एजुकेशन है वो दी जाती थी मकतब्स के अंदर, और जो हायर एजुकेशन है उसके लिए इस्टेब्लिश किए जाते थे मदरसास। तो मकतब्स जो थे वो पब्लिक डोनेशन से चलाए जाते थे, और जो मदरसास होते हैं उसमें रूलर्स और नोबल्स का हाथ होता था। ऑब्वियसली हायर एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा पब्लिक डोनेशन नहीं मिलेगा एट दैट टाइम स्पेशली। और इसके अंदर फिर हम ये कह सकते हैं कि 6 तरह की इंस्टीट्यूशन वहाँ पर होती थी। एक वैसी इंस्टीट्यूशन जो कि हायर अथॉरिटीज़ चलाते थे जैसे नोबल्स और रूलर्स, फिर ऐसी इंस्टीट्यूशन जो कि स्टेट असिस्टेंस या डोनेशंस के द्वारा चलती थी, फिर ऐसी इंस्टीट्यूशन जो मॉस्क के साथ अटैच्ड होती थी, मतलब रिलीजियस एजुकेशन वहाँ पर दी जाती थी, टॉम्स के साथ अटैच एजुकेशन होती थी। फिर कुछ इंडिविजुअल स्कॉलर्स होते थे वो अपने प्राइवेट स्कूल्स ओपन करते थे। देन सूफ़ी हॉस्पाइसेस ओपन किए जाते थे। सूफ़ी संत ने भी एजुकेशन सिस्टम के अंदर काफ़ी सारा कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। तो जैसे इल्तुतमिश है, तो इल्तुतमिश वॉज द फर्स्ट पर्सन टू स्टैब्लिश अ मदरसा इन दिल्ली, एंड द नेम ऑफ द मदरसा वॉज मदरसा मुज़्ज़ी। और उसके बाद बलबन ने मदरसा इस्टेब्लिश किया था, उसका नाम था नसीरिया। उसके बाद एक तबाकत नसीरी करके एक बुक लिखी गई मिंजास सिराज द्वारा, उन्होंने नाम पर ये जो नसीरिया है ये इसका नाम रखा गया, और उन्हीं को फिर यहाँ पर प्रिंसिपल अपॉइंट कर दिया गया था इसी मदरसा में। तो इस तरीके से मदरसा और मकतब्स की स्थापना हुई। मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम जो था उसके 2 पार्ट थे, एक तो ट्रेडिशनल पार्ट था और एक थियोलॉजिकल कंटेंट था। तो जो ट्रेडिशनल पार्ट था उसे कहा जाता था मंकुलात, और जो रैशनल पार्ट होता था उसे कहा जाता था मकुलात। तो ये मंकुलात और मकुलात जो साइंसेस है ये 2 अलग पार्ट्स स्टडी कराए जाते थे। मंकुलात में चूँकि ट्रेडिशन होता है तो लॉ, हिस्ट्री, लिटरेचर, जहाँ पर कि आपको एग्जैक्ट लॉजिक नहीं दिखाना पड़ता वो सारी चीज़ें मंकुलात में आ जाती थी, और जहाँ पे लॉजिक का रोल होता है, फिलॉसफी, लॉजिक, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, ये सारी ब्रांचेस रैशनल साइंस में स्टडी की जाती थी। धीरे धीरे बाद में ऐसा होने लगा सिकंदर लोदी के टाइम से। जब सिकंदर लोदी ने कुछ स्कॉलर्स बुलाए मुल्तान से दिल्ली में, तो उन्होंने लॉजिक और फिलॉसफी को इंट्रोड्यूस करवाया। तो वहाँ से रैशनल साइंस जो हैं वो ट्रेडिशनल साइंस से के ऊपर हावी होने लग गए थे। फिर मुगल रूलर्स जो थे वो काफ़ी पेट्रॉन रहे लर्निंग और लिटरेचर के, तो उन्होंने उर्दू लैंग्वेज को डेवलप किया पर्शियन और हिंदू लैंग्वेज के कॉन्टैक्ट की वजह से। फिर बाबर ने बुक अपनी बायोग्राफी लिखी थी तज़ुक बाबरी,
फिर हुमायूं ने मदरसास के अंदर मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, ज्योग्राफी ऐसी चीज़ों की स्टडी स्टार्ट करवा दी। एंड इस वजह से एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी सारा बायसिंग हट गया, एजुकेशन सिस्टम काफ़ी सिक्यूलर होने लगा। और हिंदू जो है वो पर्शियन सीखते थे, मुस्लिम्स जो है वो संस्कृत सीखते थे। तो ओवरऑली बहुत अच्छा से कोलाब्रेशन इस एज में आपको एजुकेशन का देखने को मिलेगा। अकबर ने एजुकेशन में काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया है। अदर देन अकबर किसी मुस्लिम रूलर ने इतना कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। अकबर ने अकाउंटेंसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योमेट्री जैसे सब्जेक्ट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए थे। उसने एक वर्कशॉप भी बिल्ड करी थी उसके पैलेस के पास में, और वो खुद जाके वर्कशॉप को जो है वो इंस्पेक्ट करता था बहुत प्रॉपरली। और अकबर ने सिक्यूलर एजुकेशन को प्रमोट करने की बहुत अच्छे से कोशिश की। हालांकि ऑर्थोडॉक्स लोग पसंद नहीं करते थे, इसलिए अकबर जो है बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ये चीज़ें कर नहीं पाए। 18th सेंचुरी में कुछ नोबल्स थे जो कि वेस्टर्न मेथड ऑफ एजुकेशन के बहुत अगेंस्ट हो गए थे, जिसमें कि इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। उनका मानना ऐसा था कि जो मेमोराइज किया जाता है, डिस्कस किया जाता है, फिर लिखा जाता है, तो बस उसी तरीके से मदरसास में पढ़ाया जाना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग ना कर सके। तो वो ऑब्जर्वेशन और एनालिटिकल पावर जो है उसको सप्रेस करने की कोशिश करने लगे थे 18th सेंचुरी में मुस्लिम स्कॉलर्स एंड नोबल्स। उसके बाद हम कहेंगे अकबर ने बहुत सारे स्कॉलर्स को पेट्रोनाइज किया है। अबू फसल, फैजी, राजा टोडरमल, बीरबल, रहीम जैसे लोग जो कि उसके 9 जेम्स में होते थे, और उन्होंने कल्चर और एजुकेशन को स्प्रेड करने में बहुत अच्छा रोल निभाया। अकबर ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ग्रांट दिया, उन्होंने कॉलेज भी स्टार्ट करवाया। उस समय एजुकेशन स्टेट सब्जेक्ट नहीं हुआ करता था, इसलिए ऐसे समय में कॉलेजेस की स्थापना करना अपने आप में एक बड़ी बात है। फिर जनरली टेम्पल्स और मॉस्क जो होते थे वहीं पर एजुकेशन दी जाती थी, लेकिन उन्होंने अलग से भी कॉलेज स्टैब्लिश करने की कोशिश करी। इस तरीके से मिडवल पीरियड में एजुकेशन सिस्टम को लेकर काफ़ी सारे चेंजेस आए, और एंशंट और मिडवल इंडिया के अंदर बहुत सारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश हुई। इवेंचुअली विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर्स व्हाट काइंड ऑफ यूनिवर्सिटीज वर established over there. So thank you for watching this lecture. Please keep on commenting and watching my lectures. Thank you very much.